हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग को यानली मिलने आई हुई थी और उसे चाइना जाने के लिए अप्रोच कर रही थी। तो नेक्स्ट इफ़िप में आगे बढ़ने से पहले कौन कौन एक्साइटेड है वांग जी और विंग के मिलन का। आई नो मैंने कहा था कल वाले पार्ट में वो दोनों मिलेंगे, बट उतना ही रिकॉर्ड करने में 26 मिनट निकल गए। आई एम सॉरी, बट आज मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उन दोनों को मिला दूँ। फर्स्ट मीटिंग तो करा ही दूँ एंड देन बाद में फिर उन दोनों को परमानेंट कर दूँ। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स ज़रूर करेंगे सभी के सभी लोग कि आज का पार्ट कैसा लगा आप लोगों को, ओके ना। तो विंग बोलता है कीजिए प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूं वहाँ जाने के लिए और सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके मैं बाद में सेटल डाउन कर दूं। रहा सवाल रुई के पौधे का, तो ऑफकोर्स मैं आपके साथ चल रहा हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो दोनों भाई बहन वापस से बात करते हैं। विंग हर चीज़ अपने सीजे को उस आर्ट गैलरी का हर चीज़ दिखाता है और उसे अच्छे से सभी चीज़ें दिखाने के बाद वो ईवा और निंगजी को लेकर के घर आते हैं। घर आने के बाद फूड प्रिपेयर करता है एंड देन सभी लोग बैठ कर के खाते हैं। यानी ईवा और निंगजी से मिलकर के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे। ईवा कहती है आप मेरी आंट हैं, तो आप इतने दिनों बाद क्यों आई। तो याली कहती है बिकॉज़ आंट को बहुत ज़्यादा काम था ना, इसी वजह से आंट तुमसे मिलने नहीं आई। अब हम सभी घर चल रहे हैं ना ईवा, क्या तुम एक्साइटेड हो एक न्यू आंट से मिलने के लिए। ईवा अपनी प्यारी वॉइस में कहती है यस ऑफ कोर्स आंट, मैं ज़रूर मिलूँगी। मुझे अच्छे लगते हैं नए नए फ्रेंड्स बनाना। आई एम सो एक्साइटेड, है ना डैडी। तो वो जब डैडी बोलता है तो जो निंगजी था वो कहता है नो, हम डैडी के लिए डैडी ढूंढने वाले हैं ना, तो हम आज के बाद जब हमारे पास डैडी आ जाएंगे तो हम डैडी को मम्मी बुलाएंगे, है ना ईवा। ईवा कहती है नो, मैं डैडी को डैडी बुलाऊंगी। नो, मैं मम्मी नहीं बुलाऊंगी, है ना डैडी। मम्मी नहीं बुलाएंगी ईवा। ईवा लव्स डैडी, डैडी लव्स ईवा, है ना डैडी। तो विंग ईवा को गोद में लेते हुए कहता है यस बेबी, डैडी लव्स ईवा एंड निंगजी दोनों। डैडी दोनों से बहुत प्यार करते हैं और दोनों अपने डैडी से प्यार करते हैं या नहीं। तो निंगजी कहता है डैडी मैं क्या आपको मम्मी बुला सकता हूँ। ये सुन कर के विंग निंगजी को बालों को रफल करते हुए कहता है शैतान लड़की, चुपचाप से टेक योर सीट एंड चलो डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, खाना खाना है। निंगजी थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है ऑफ कोर्स डैडी, जब डैड आ जाएंगे तभी तो मैं आपको मम्मी बुलाऊंगा ना, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ डैडी। इतना सुना था तो विंग फ्रॉन हो गया था, बट वो अभी क्या ही कर सकता था। और निये सैंग दांत फाड़ के हंस रहा था। तो विंग कहता है निये ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम पता नहीं कौन सा वेब सीरीज़ देखते रहते हो जिसकी वजह से ये बच्चे बिगड़ गए हैं। तो निये सैंग अपने दोनों हाथ को ऊपर करते हुए कहता है नो 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 वी ब्रदर, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो खुद ही टैब में घुसा रहता है। निंगजी निंगजी तुम्हारी वजह से देखो देखो मुझे डांट पड़ रही है। तो निंगजी कहता है यस अंकल, आपने ही तो मुझे कहा ना मम्मी को मम्मी बुलाने के लिए ताकि हमें डैडी मिल जाएंगे। ये सुनकर के याली बस कभी नियसेंग को तो कभी विंग को कभी बेबीज़ को देख रही थी और सभी चीज़ों को प्रोसेस करने में लगी हुई थी। वो सभी लोग डाइनिंग टेबल ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए फूड इंजॉय करते हैं। उसके बाद विंग ईवा को और निंगजी को दोनों को आजू बाजू लेते हैं एंड देन गोद में लेने के बाद दोनों को ऐसे थपकी दे के सुलाना स्टार्ट करते हैं। जब वो दोनों नींद की गहराई में उतर जाते हैं तो याली उसके बगल में बैठते हुए कहती है आसियन ये सब क्या हो रहा है। तो विंग कहता है सीजिए डोंट माइंड, बच्चे ऐसे ही गेम खेलते रहते हैं, उन्हें मेरे लिए एक नया डैडी ढूंढने का और मेरा डेट अरेंज करने के बारे में ये चारों बस यही सोचते रहते हैं। तो याली कहती है और तुम्हारा क्या ख्याल है इस पर। जो विंग था वो थपकी दे रहा था वो स्टॉप हो गया था क्योंकि वो बच्चों की बातों को और नी हुसैन की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं
पर विंग का कोई ऐसा इरादा नहीं था। हालांकि उसने डॉक्टर युवान से कहा भी था कि हाँ ठीक है, वो मूव ऑन करेगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेगा अपनी लाइफ को, थोड़ा आगे बढ़ाएगा, बट उसने ऐसा एग्जैक्टली अभी जस्ट करे ऐसा उसने सोचा नहीं था। इसी वजह से वो थोड़ा शॉक हो गया था। तो वो कहता है क्या क्या किस बारे में सीजिए। तो यानी दोबारा रिपीट करते हुए कहती हैं, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई और अल्फ़ा आए विंग? ये सुनकर के तो विंग एकदम सौकने में आ गया था और वो कहता है अल्फ़ा। और जैसे ही अल्फ़ा वर्ड उसके ज़बान पे आते हैं, उसे वांगजी का एक झलक उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है और वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है और कहता है वो मैंने सोचा नहीं है। तो याली कहती है, क्या तुम अभी भी उसे मिस करते हो? तुम जानते हो ना विंग, तुम दोनों के बीच में ओनली फॉर वन नाइट का बॉन्ड है और कुछ भी नहीं। नहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है, ना कोई डिज़ायर्स है, कुछ फीलिंग्स डेवलप हुई ही नहीं है और ना ही उसके दिल में। हालांकि उसे दवाई देने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो बचे खिंचे इमोशन है वो भी उसके अंदर बचा होगा। वो बदल चुका है, वो पूरी तरह से बदल चुका है, पहले से और भी ज़्यादा खूंखार और कातिल हो चुका है। तुम्हें पता है, इन 4 सालों में उसकी रट बस एक बार ही ट्रिगर हुई थी, वो भी कब पता नहीं, लेकिन अब तक उसकी रट नहीं आई है। और वो पता नहीं क्या ही करेगा जब उसकी रट ट्रिगर होगी। और वो उस दौरान जब उसका ओमेगा तुम नहीं होगे, तब उसके साथ क्या होगा भी? मुझे डर लगता है उससे। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो, अपनी सीजी को माफ़ कर दो विंग। विंग कहता है, सीजी प्लीज़ आप माफ़ी मांगना बंद कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, इसमें ना ही आपकी गलती है, ना ही सीजन का की, ना ही हेजिंग सीजे की। ये सब उस समय और उस हालात पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं खुद को भी विक्टिम नहीं मानता। मैं पहले समझ रहा था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया सो हो गया सीजे। अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने लिए और अपने बेबी के लिए एक सेफेस्ट प्लेस ढूंढ करके वहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वापस से किसी की लाइफ वापस से मेस्ड हो जाए। सीजिए प्लीज़, इफ़ यू कांट रिमेंबर दिस मोमेंट, और प्लीज़ स्टॉप इट। इतना बोल करके विंग बेबी को अच्छे से टक करके गैलरी में आ जाता है। उसे फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे सफोकेशन फील हो रहा था, उसे हैवीनेस जैसा फील हो रहा था। क्यों हो रहा था उसे भी नहीं पता, और उसे लग रहा था कि उसके छाती के ऊपर जैसे कुछ बोझ रखा गया हो, वो उस बोझ के तले दबता जा रहा है। उसे सांस लेने में, ब्रीद इनहेल करने में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और वो बस अपनी डीप ब्रीद लेकर के खुद को काम डाउन करा रहा था। यानी उसके पास आती है और इसके शोल्डर पे ऐसे ग्रैब करते हुए कहती है, आसियान आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं मैं भी गुनहगार हूँ तुम्हारी। क्या तुम? तो आसियान विंग उसे गले लगाते हुए कहता है, सीजिए प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ सीजिए। इतना बोल करके वो अपनी बहन को गले लगा लेता है, क्योंकि सच में उसे अभी किसी की वार्मनेस की ज़रूरत थी, और वो वैसे ही रहता है। यानले भी एक कुर्सी पे बैठ जाती है, एंड देन विंग नीचे बैठा हुआ था और उसके गोद में अपना सर रखे हुए था। वैसे करते करते वैसे ही यानली भी सो जाती है, विंग भी सो जाता है, और दोनों बेबी भी सो जाते हैं। अब मॉर्निंग के 3:30 बजे यानली का फ़ोन का अलार्म बजता है, और वो जल्दी से उसकी नींद खुलती है। तो वो विंग को वैसे ही नीचे फर्श पे तकिया लगा करके लिटा देती है और उसके ऊपर कंबल डाल देती है, और आती है ऊपर और रूम में तो अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ पे उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। तो उसे ऐसे ही मिलता है, तो उसने रात को मैसेज कर दिया हुआ था रुई को, बट उसे निकलना तो होगा ना, वरना वो तो उसके जान ही खा जाएंगी ना। तो वो वापस से जान को कहता है, जान हम लोगों को चलने के लिए पैकिंग करना होगा। तो जान कहता है हाँ ठीक है। तो वो सबसे पहले उठता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद
वो नीहासंग को उठाता है और उसे ज़बरदस्ती किचन में धकेलते हुए बोलता है सभी के लिए कॉफ़ी बनाओ। फिर वो डॉक्टर इवान को भी बोलता है कि एक दिन के लिए ही सही हम लोग चाइना चलते हैं ना। डॉक्टर इवान तो बोलते हैं मैंने लैब से छुट्टी ली नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊँगा, तुम निया को ले जाओ। निया कहता है क्या मैं व्हाट नो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके वो उसी कहता है तो हसान कहता है निये तुम हमारे साथ चल रहे हो, मतलब चल रहे हो, बेबी का ध्यान कौन रखेगा और मुझसे कैसे होंगे, मैं दोनों बेबी को कैसे संभाल सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ जल्दी करो। तो युवान बोलता है हाँ ठीक है, मैं इसके कपड़े को पैक कर देता हूँ। इतना बोल करके सभी लोग पैकिंग करने में लग गए हुए थे। निये सांग भी जल्दी जल्दी से सबके लिए कॉफ़ी बना के लाता है, अंदर सबको देता है। तब तक विंग ने अपने कपड़े, क्योंकि उन्हें 1-2 दिन में ही लौटना था, और बच्चों के कपड़े सभी चीज़ें पैक कर लिया हुआ था एक सूटकेस में भर के। उसके बाद वो सब पैक हो जाने के बाद कॉफ़ी पीते हैं एंड देन डॉक्टर युवान बोलते हैं मैं घर के टेक केयर कर लूँगा, तुम लोग निकलो। इतना बोल करके वो लोग एक बेबी को, ईवा को विंग ने कैरी किया हुआ था और निंगजी को रिहानी ने कैरी किया हुआ था, और वो सभी कैब बुक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। पूरे फ्लाइट वो लोग सोते हुए आए थे, और जब उन लोगों का टेक ओवर होता है तो उठते हैं और फ्रेश होने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट में वैसे तो सूसू पोटी जाने के लिए रहती हैं जगह, पर निंगजी हमारा बहुत शैतान था। वो कहता है मॉम, और वो मम्मी बोल रहा है विंग को, तो वो कहता है मम्मी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो जो विंग था वो कहता है निंगजी रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। पर निंगजी कहता है नो मम्मी प्लीज़ आप यहीं रहिए ना, मैं जा रहा हूँ। तो विंग इधर उधर देख रहा है कि कहीं कोई लोग उसे सुन तो नहीं रहे, और वो नीचे अपने घुटनों पे बैठते हुए कहता है बेबी आई एम योर डैडी नॉट योर मम्मी, सो बिहेव। तो निंगजी कहता है बट आई एम स्टिल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मी बने डैडी। तो विंग कहता ओके ठीक है, बट जब डैडी आ जाएंगे तब मुझे मम्मी बुला सकते हो, बट अभी नहीं, ओके ना। तो निंगजी कहता ओके ओके डैड, पर मैं खुद वॉशरूम जाना चाहता हूँ। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। अब विंग उसे कुछ कह पाता इससे पहले ही वो निकल गया था। तो ईवा को वो गोद में लेता है और कहता है क्या ईवा बेबी आपको भी वॉशरूम जाना है। तो ईवा हाँ में सर हिला देती है। तो विंग भी उसे लेकर के जाता है और उसे वॉशरूम करा करके फ्रेश व्रेश करके ला करके नीहासंग को दे देता है और कहता है निंगजी आया कि नहीं। तो जो निंगजी था वो कहता है नो, सॉरी नीहासंग था, वो कहता है नो निंगजी तो अभी तक आया ही नहीं है, और पता नहीं वो किस वॉशरूम में चला गया, मैंने उसे अभी आते नहीं देखा। तो नीहासंग को विंग बोलता है तुम दोनों बोर्डिंग जो है उसे कंप्लीट करो और बाहर मेरा वेट करना, मैं जस्ट अभी आया, ठीक है ना। इतना बोल करके जो हमारा विंग था वो मेंस बाथरूम की ओर चला जाता है। जहाँ वो जाता है तो देखने के मात्र वो शौक, क्योंकि वो क्या देखता है कि वांगजी निंगजी के साथ बात कर रहा था, और वो जैसे ही उसे देखता है वो सीधे दीवार से लग के खड़ा हो जाता है बाहर की तरफ से। वहीं निंगजी जब वॉशरूम आया था तो उसने सुसु तो कर लिया था, बट उसे हैंड वॉश नहीं हो रहा था। मतलब वो हाइट छोटी थी ना, 4 साल के बच्चे की हाइट कितनी बड़ी होती है, तो वो छोटी थी हाइट, तो उसकी हो नहीं रही थी ऊपर। तो वो बहुत ट्राई कर रहा था, तो नहीं उसी वॉशरूम में, क्योंकि आज पेरिस के लिए वांगजी पेरिस जाने वाला था ना, और आज ये लोग आ रहे थे, तो वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया था। तो देखता है कि एक लिटिल बॉय वो ऊपर चढ़ के हाथ धोने का ट्राई कर रहा है, बट उससे हो नहीं रहा। तो वो कहता है हे चैम्प तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांगजी के जो निंगजी था वो कहता है हाय, मैं हैंड वॉश करने का ट्राई कर रहा हूँ बट मुझे हो ही नहीं रहा है, मैं तो ऊपर पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है मे आई हेल्प यू। तो निंगजी ऐसा बोलता है। तो फिर वांगजी उसे हैंड वॉश करा देता है, उसी पे आइसलैंड पे बिठाया हुआ था, और पूछता है व्हाट्स योर नेम। तो वो बता देता है निंगजी, माय नेम इज़ निंगजी, और वो ऐसा बोल देता है और कहता है एंड यू। तो वांगजी कहता है माय नेम इज़ लान वांगजी। इतना बोल करके वो अपने हैंकी से उस बेबी के हैंड्स को पूछ रहा था। तो निंगजी कहता वो ये स्मेल, ये स्मेल बहुत अच्छी है, मेरे डैडी कहते हैं मेरे बॉडी से भी ऐसे ही स्मेल आती है। ये सुन करके तो वांगजी शॉक, और वो उस बेबी को देख रहा था, पता नहीं क्यों, पर निंगजी के साथ उसे अटैच फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था उसे बात करते हुए। वो कहता है ओ तो तुम्हारे डैडी और क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं मेरे डैडी कुछ भी नहीं कहते हैं। वैसे डैडी से याद आया, क्या आप मेरे डैड के डेट बनोगे। तो
वांग जी उसे शॉकिंग भरी आइज के साथ में देखते हुए कहता है हाँ। तो निंग जी वापस से कहता है मैंने कहा कि आप मेरे डैड के डेट बनोगे, आई मीन मेरे सेकेंड डैड बनोगे। तो वांग जी कहता है बट मैं ही क्यों। तो निंग जी कहता है क्योंकि आप कूल हो, हैंडसम हो और बिल्कुल मेरे तरह हो, एकदम अल्फ़ा। तो वांग जी कहता है ओह तो तुम अल्फ़ा हो। तो निंग जी कहता है यस, मेरे डैड कहते हैं मैं बहुत रेयर ब्लड अल्फ़ा हूँ, अपने डैड के जैसा। मेरे डैड कौन है मुझे तो नहीं पता, बट आपसे मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो क्या आप मेरे डैड बनोगे। वांग जी कहता है और मैं ही क्यों। तो निंग जी कहता है प्लीज़ ना आप मेरे डैड के डेट बनोगे। और इतना बोल करके वो नंबर है वो कहता है ये मेरे डैड का नंबर है, आप नोट कर लीजिए। तो वांग जी कहता है क्या सीरियसली मुझे नंबर नोट करना होगा। तो निंग जी कहता है यस ये मेरे डैड का नंबर है। इतना बोल करके कहता है प्लीज़ अंकल आप जल्दी से फ़ोन बाहर निकालिए ना। वांग जी ना चाहते हुए फ़ोन बाहर निकालता है एंड देन जो उसने विंग का नंबर था वो डायल करवा देता है और वांग जी उस पर कॉल भी लगा देता है। अब विंग के फ़ोन उसके पॉकेट में वाइब्रेट बर्र हो रहे थे और उसके कलेजे तो मुंह में आ रहे थे कि बाप बेटी का मिलन हो गया। वो नो, कैसे कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। बाप बेटी एक दूसरे के सामने आमने हैं और दोनों एक दूसरे से कैजुअली टॉक भी कर रहे हैं। उसकी तो प्राण पखेरु उड़े हुए थे। उसके बाद निंग जी कहता है मैं जाता हूँ वरना मेरे डैड परेशान हो जाएंगे। इतना बोल करके निंग जी को उतार देता है वांग जी और वहाँ से निंग जी सीधा टन टनाता हुआ निकल जाता है। और विंग हमारा ये नोटिस ही नहीं करता कि उस वॉशरूम से निंग जी बाहर जा चुका है। वहीं वांग जी भी वॉशरूम के अंदर चला गया था क्योंकि जब वो आया था तो वो देखा कि ये लिटिल चैम्प अपने हैंड को वॉश करने का फुल ऑन ट्राई कर रहा है बट उसके हैंड्स तो ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। तो उसके बाद वो वापस से भी वॉशरूम के अंदर चला गया था। और जब थोड़ी देर बाद विंग के इन दोनों की साउंड आने बंद हो जाते तो विंग पहले तो तिरछा होकर के पहले झांक के देखता है, उसे कुछ समझ नज़र नहीं आ रहा क्लियर। फिर वो थोड़ा मुंडी घुसा कर देखता है वहाँ पे ना ही बाप है ना ही बेटे हैं, अदब पर्सन भी नहीं। कहता निंगजी व्हाट, निंगजी कहाँ गया। और वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर आता है और ढूंढना शुरू करता है निंगजी कहाँ गया। तभी उसे वॉशरूम के अंदर से कराने की आवाज़ आती है। आई मीन कि वांग जी की रट वापस से अचानक ही ट्रिगर हो गई थी और वो भी विंग की वजह से, क्योंकि जैसे ही विंग उसके पास था, आई मीन वो बाहर था, ये स्मेल हालांकि वांग जी फील नहीं कर पा रहा था लेकिन वांग जी के करीब इतना ज़्यादा था विंग की, विंग के स्मेल की वजह से वांग जी की रट ट्रिगर हुई थी। क्योंकि वांग जी के बॉडी में विंग के ब्लड सेल्स थे, उसके बेबी के ब्लड्स भी थे, जिस वजह से उसकी रट ट्रिगर हुई थी और वो कराना शुरू कर देता है। हालांकि जस्ट उसकी रट ट्रिगर हुई थी, आई नहीं थी पूरी तरह से, तो वो करा रहा था। ये साउंड सुन करके तो विंग कांप गया था और वो उसी डोर के सामने खड़ा था और वो उसे भौचक्का होकर के आंखें फाड़े उस डोर की ओर ढूंढ रहा था, मतलब घूर रहा था। वांग जी धीरे से उस डोर को ओपन करता है क्योंकि उसे विंग की स्मेल जो वो पैनिक होकर के ढूंढ रहा था ना निंगजी को, वो साफ साफ फील हो रहा था और वो चीख रहा था। जैसे जैसे विंग के इमोशन और वांगजी फील कर रहा था वो दर्द से करा रहा था क्योंकि उस एंटीडोट की वजह से हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया गया था उसके बॉडी सेल्स के अंदर। लेकिन अभी जब विंग उसके इतने करीब था तो उसे पेन फील हो रहा था। वो डोर ओपन करता है तो अपने सामने विंग को देखता है। वो देख करके उसकी आँखें जो अभी तक पूरी नॉर्मल थी वो पूरे के पूरे चेंज हो जाती हैं और वो एक डबल स्मिक के साथ में विंग वांगजी को खींचता है, सॉरी वांगजी विंग को खींचता है वॉशरूम के अंदर एंड देन डोर पे ही उसे टिका देता है। विंग जो कि अभी प्रोसेस करने में लगा हुआ था कि क्या सच में उसने अभी वांगजी को देखा और वो चिल्ला रहा था, वो अभी इन सभी चीज़ों का समझने का बस ट्राई ही कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही वांगजी ने उसे धर दबोचा, उसे गेट पे इसे टिका दिया हुआ था और उसे पूरा का पूरा उसमें घुसा ही दिया हुआ था, मानो एकदम पिन अप कर दिया हुआ था। और उसके करीब जाता है और उसके दोनों हैंड्स एकदम सीधे थे। उसके पूरे ओवर विंग ने जो ओवर कोट डाला हुआ था और उसने जो पहना हुआ था वो जाता है सीधे उसके नेक में अपना मुंडी घुसाते हुए कहता है तो तुम फाइनली तुम मेरे पास आ गए। हाँ, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें ढूंढ के परेशान हो गया था। इन 4 सालों में तुम्हें मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे
बच के जा सकते हो। हाँ, बताओ मुझे। यू यू लिटिल डेविल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग वांगजी की इस वॉइस को सुन करके अपनी ही जगह पूरा का पूरा फ्रेजाइल खड़ा था, क्योंकि वो बुत बना हुआ था। उसकी बॉडी सिवर करना स्टार्ट हो गई थी। जहाँ वांगजी उसे इतने ठंडे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ में, इतने हस्की वॉइस के साथ में उसकी शोल्डर में, उसके नेक में अपना मुंडी घुसा करके बोल रहा था और उसकी पूरी बॉडी को स्निफ कर रहा था। अभी वांगजी को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे ये कामनेस अच्छी लग रही थी। वो विंग के दोनों जो हैंड्स थे, उसने लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर पिन अप किया, उसके ही बैक की ओर, उसे नीचे से कमर से पकड़ के अपनी ही बॉडी के अंदर अपनी कीज में धर के दबोचता है एंड कहता है, विंग विंग विंग, हाँ यही तुम्हारा नाम है ना। तुम जब भी मेरे पास आते हो, मेरी अंदर इतने सारे चेंजेस होना क्यों शुरू हो जाते हैं। आखिर मैं इतना क्रेजी कैसे हो सकता हूँ एक ओमेगा के लिए। हाँ, मैं इतना ज़्यादा क्रेजी कैसे हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। इतना बोलने के साथ ही वांगजी जो था वो विंग के ओवरकोट को थोड़ा सा साइड करता है, जहाँ से उसका मार्क अपीयर हुआ था विंग का, क्योंकि वांगजी ने उसे मार्क किया हुआ था। वो उस मार्क को देखता है, उसकी आंखें पूरी की पूरी अभी गोल्डन साइन कर रही थी, और उस मार्क को देख करके उसके चेहरे पर एक डेविल एंड खतरनाक वाली स्माइल अपीयर हो गई थी, और कहती है, इट्स लुक लाइक सो ऑसम एंड गॉर्जियस फ्लावर्स। देखो यहाँ कितना ब्यूटीफुल है ये। इतना बोलने के साथ ही वांगजी अपने लिप्स को वहाँ रख देता है और उसे सक करना शुरू कर देता है। वांगजी के वो मुलायम प्लम्पी लिप्स विंग के नेक पे जैसे ही फील होते हैं विंग को, विंग एकदम सिवर कर उठा था और वो कहता है, सर प्लीज़ लीव मी। आप बाद में फिर इसके लिए रिग्रेट फील करेंगे। प्लीज़ लीव मी सर, प्लीज़ लीव मी। वांगजी अभी विंग की एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो उसे अपनी कीज में धर के दबोचा हुआ था और उसे बहुत बुरी तरीके से उसी जगह पे ओनली फॉर सक कर रहा था। अपनी स्लाइवा को वहाँ छोड़ता जा रहा था, उसे सक कर रहा था। उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी करके हॉट होना शुरू हो गई थी। वो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उसे सक कर रहा था, लीक करता जा रहा था, और वापस से उसके कान में एकदम हॉस्की वॉइस में कहता है, आई मिस यू, really I miss you. I don't know why, but I miss you Wing. मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा के रखूँगा अपने कीज में, अपने पास। और आई बिकम फादर माई ट्विंस बेबी। हाँ, वो कहाँ है विंग? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे बेबी कहाँ है? मुझे उसे देखना है। इतना सुनना था कि विंग उस भ्रम से बाहर आता है जो अभी वांगजी उसके ऊपर अपने खिस के द्वारा फैला रहा था, क्योंकि विंग की बॉडी वांगजी के टच से उसकी आगोश में होती जा रही थी। वो खुद को खोता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वांगजी ने बेबी को मेंशन किया, वो डर गया। एक पल के लिए ही सही, लेकिन वो डर गया। वो अपने आप को अब उससे स्ट्रगल कर रहा था वांगजी के कीज से छुड़ाने का। वो बहुत ज़्यादा छटपटाने लगा था और वांगजी को पुश करने का ट्राई कर रहा था अपने एक फ्री हैंड से। और वांगजी जब देखता है कि वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, उसे वापस से अपनी कीज में और ज़्यादा चाँपते हुए कहता है, विंग डोंट मूव प्लीज़, स्टिल खड़े रहो। विंग प्लीज़ डोंट मूव, स्टिल खड़े रहो। मैंने कहा हिलना बंद करो स्टूपिड। और इतना बोलने के साथ ही वांगजी दोबारा से विंग की एब्डोमेन एपल को सक करता है एंड देन दूसरे साइड से उसके नेक को स्निफ करना शुरू करता है और कहता है, इट्स सो कामिंग। मुझे ये अच्छा लग रहा है, कुछ देर ऐसे ही रहो। लेकिन वो कैसे शांत रह सकता है? उसके दिमाग में तो अभी बस यही चल रहा था कि बेबी, कहीं वांगजी को जब बेबी के बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे मेरे बेबी को छीन ना ले। वो डर गया था अभी, इसीलिए वो वापस से अपनी पूरी
पावर के साथ में वांग जी को धक्का देता है, क्योंकि वांग जी ने अपने बॉडी का वेट विंग के ऊपर नहीं रखा था, वो उसे बस होल्ड किए हुए था अभी ओनली फॉर, और उसे स्निफ कर रहा था दूसरी साइड से। उसे धक्का देता है और सीधे कबर से जाके लगता है। एंड देन विंग लंक लेके भागता है वहाँ से अपने बेबी के पास में। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो जैसे तैसे करके उस वॉशरूम से बाहर आता है, अपने कपड़ों को ठीक करता है और बाहर आता है, जहाँ पे यानली, नी हेसेंग और दोनों बच्चे उसकी वेट कर रहे थे। वो भाग के आता है और जो निंगजी था उसे गले लगाते हुए कहता है, बेबी तुम कहाँ रह गए थे? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था और तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुम आज के बाद मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना तुम? निंगजी, तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा तुम खो गए हो। मैं क्या करता निंगजी, बताओ मुझे, मैं क्या करता? हाँ, निंगजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड इतने जल्दी अचानक से पैनिक क्यों कर रहे हैं। वो कहता है, डैड आई एम ओके, आई एम गुड, देखिए मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई एम सॉरी बेबी ने आपको, आई एम सॉरी डैड, मैं अब बिना बताए आपको कहीं नहीं जाऊँगा, रियली आई एम सॉरी डैड। इतना बोल रहा था तो विंग उसे ऐसे ही गले लगाए हुए थे, कहता है इट्स ओके ओके, सब ठीक है, हाँ चलो चलते हम यहाँ से। इतना बोलने के साथ ही वो टैक्सी में जाके बैठ गया था और जो यालनी थी उसे कहता है, जल्दी से चलो सीजे यहाँ से। यालनी जो थी वो विंग के ऊपर किसी अल्फा का फेरोमोन्स को फील कर पा रही थी, क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स अभी भी विंग के ऊपर थे। और ये हालांकि यालनी एक अल्फा थी तो उसे समझ में आ रहा था कि जो विंग है ऐसे पैनिक क्यों कर रहा है, लेकिन वो अभी पूछती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी सीधे कपबोर्ड से जाके लगा था, और जो कि विंग के होने की वजह से उसके हार्मोनल चेंजेस शुरू हुए थे, तो वो जैसे तैसे करके अपने आप को उसी कपबोर्ड पे टिकाते हुए बिठाता है। एंड देन अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, क्रिस मैं वॉशरूम में हूँ, मुझे यहाँ लेने आओ और साथ में सुई भी लेके आना, क्योंकि मुझे अभी होश में आना है। वो लौट आया है क्रिस। इतना बोलने के साथ ही जो वांग जी का फ़ोन था वो नीचे गिर जाता है और वो अपने आप को संभालने के लिए उसी की तरफ पीछे से लैंड हो जाता है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहा था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी, उसकी पूरे बॉडी में सेंसेशन दौड़ रहे थे, 100 वाट का करंट दौड़ रहा था और उसे अभी लिटरली अभी विंग चाहिए था उसकी हेल्प करने के लिए। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने ऑलरेडी 2 टाइम विंग को अपना ओमेगा बोला था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब वो सच में विंग को अपने करीब चाहता था। अभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे साइको वाली बीमारी है या फिर उसे बार बार हाथ धोना पड़ेगा या फिर उसे अनहाइजीनिक होने पे उसे वापस से जा कर के शावर लेना पड़ेगा या व्हाटएवर जो कुछ भी, लेकिन उसे अभी इन करंट सिचुएशन में विंग चाहिए था। लेकिन वो कौन? और वो कहता है, विंग मैं अब तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। You are my omega and I'm baby father too. तो कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट? आप लोग मुझे कमेंट्स भर के करोगे और बताओगे, ठीक है ना? तो ये छोटा सा व्यू जो इन दोनों का मिलना हुआ था, कैसा लगा आप लोगों को? और वैसे भी निंगजी ने अपने डैड के लिए डैड ढूंढने का प्लान बना रहा है, तो क्या होगा? क्या इतनी आसानी से वो दोनों मिल जाएंगे? देखना दिलचस्प होगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।